दिल्ली बम धमाकों में रोजाना नए और चौंकाने वाले एक्सपोजे हो रहे हैं। जिस धमाके ने देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया, उसकी साजिश की परतें इतनी गहरी नजर आ रही हैं कि खुद जांच एजेंसियां भी सकते में हैं। जांच एजेंसी इस धमाके की कड़ियों को जोड़ने के लिए हर कोड को डिकोड करने में जुटी है। इस धमाके के पीछे जैश का नाम आ चुका है। इस आतंकी संगठन ने दिल्ली को दहलाने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। डॉक्टरों के भेष में आतंकियों की ऐसी फौज तैयार की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। इन आतंकियों का मकसद देश में सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम देना था और इसके लिए इन आतंकियों ने 6 दिसंबर की तारीख को चुना था, जिससे कि धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे सके। आज मैं आपको इसी पर दिखाऊंगा हमारी ये खास पेशकश, जैश का ऑपरेशन D6। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच में एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की 2 स्तरीय साजिश यानी ऑपरेशन D6 का एक्सपोजे किया, जिसमें प्लान ए के तहत 6 दिसंबर को कई शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी थी, जबकि प्लान बी के तहत दिल्ली 6 में हाई इंपैक्ट फिदायीन कार ब्लास्ट का ब्लूप्रिंट तैयार था और वही हमला आखिरकार अंजाम दिया गया। दिल्ली लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी हमले की जांच में एजेंसियों ने जैश ए मोहम्मद की सबसे खतरनाक साजिश का खुलासा किया है। यह हमला कोड नेम D6 के तहत अंजाम दिया गया, जो एक डबल ऑपरेशनल कोड था, यानी 2 परतों वाली आतंकवादी साजिश। जांच में सामने आया है कि प्लान ए के तहत 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी पर कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी थी। इसका उद्देश्य देश को अराजकता, दहशत और सांप्रदायिक उन्माद में धकेलना था। अगर किसी कारण से यह बड़ी साजिश नाकाम रहती तो प्लान बी को एक्टिव किया जाना था, यानी दिल्ली 6 इलाके में एक उच्च तीव्रता वाला फिदाइन या कार ब्लास्ट, जो एक ही जगह पर होता लेकिन बेहद विनाशकारी हमला होता। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने हुए बम धमाके के बाद जांच एजेंसियों को जांच में रोज नई चीजें सामने आ रही हैं। D6 सामने आया है। जो सफेद कालर जो ये आतंकवादी हैं, इन्होंने D6 कोड बनाया था, जो कि 6 दिसंबर को देश के कई ठिकानों पर कार में विस्फोटक लेकर बम धमाके की साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद जैश ए मोहम्मद के खतरनाक ऑपरेशन D6 को डिकोड किया। यह वही मॉड्यूल है जिसने दिल्ली में फिदाइन हमले की साजिश रची थी। जैश का यह मॉड्यूल 6 दिसंबर को एक बड़े फिदाइन कार ब्लास्ट को अंजाम देने की तैयारी में था। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य एक हाई इंपैक्ट धमाका करके देश को दहशत में धकेलना था। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद और लाल किले के बाहर आतंकी उमर इस प्लान की तैयारियों में सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे। फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री जुटाने का कारण भी इसी ऑपरेशन से जुड़ा था। इशारा था कि वो बदला लेंगे ऑपरेशन सिंदूर का, वो बदला लेंगे 6 दिसंबर को, क्योंकि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। उसका भी उनको बदला लेने का एक मैसेज देने का उनका एक प्लान था। इस प्लान को डिकोड किया है सुरक्षा एजेंसियों में। देखना होगा आने वाले दिनों में इस जांच में आतंकवादियों के जो नापाक इरादे हैं उनमें क्या क्या चीज सामने आती है। वही एजेंसियों को पता चला है कि उमर कुछ और युवकों को फिदाइन हमले के लिए तैयार कर रहा था और उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। इनमें से कई तक अब सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। गिरफ्तार आतंकियों की डायरी से भी ऑपरेशन D6 से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं, जो इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की रूपरेखा और उनके बड़े इरादों को साफ करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ा रही है। सबकी निगाहें भारत एक्सप्रेस भी लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है एक एक चीज, एक एक तथ्य आपके सामने रख रहा है। कुछ ग्राफिक्स मैंने तैयार किए आपके सामने रखता हूं ताकि आप डिकोड कर पाएं कि आखिर ये D6 है क्या। देखिए, डॉक्टर शाहीन की एक डायरी बरामद हुई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना ये चाहते थे और इस मिशन का नाम इन्होंने रखा D6। 6 दिसंबर को 6 अलग अलग शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कराने का इनका ये बड़ा प्लान था, नापाक प्लान था। डॉक्टर शाहीन की डायरी बरामद हुई, उससे बड़ा एक्सपोज हुआ है। बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया D6, यानी 6 दिसंबर, डेट 6,
6 दिसंबर 6 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट, और जिसमें अयोध्या। जैश ए मोहम्मद की ये पूरी प्लानिंग थी, लंबी प्लानिंग की गई। आतंकी डॉक्टर्स को फंडिंग की गई है। भर्ती, रिक्रूटमेंट से लेकर नेटवर्क में जो सारे काम होते थे वो काम था शाहीन का। रेकी का काम भी लगातार जारी था, अलग अलग लोगों को पकड़ना, रिक्रूट करना, स्टाफिंग, जो हम बार बार कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, वो बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन की। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे ही शाहीन तक पहुंची, उसके डिजिटल एविडेंसेस को जब्त किया गया, उसके लैपटॉप को जब्त किया गया, उसके मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया, और उसकी एक डायरी भी मिली है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। और उसी डायरी से ये तमाम कोड्स को डिकोड करने का सिलसिला एजेंसीज का लगातार जारी है। आप देखिए, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर रोज एक्सपोजे हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आतंक को फैलाने के लिए इनके पास ऐसे ऐसे पैतरे थे जिन्हें पकड़ पाना बहुत चैलेंजिंग है। हालांकि धरपकड़ के इस पूरे सिलसिले में जब से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे आई हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं जो किसी को भी सकते में डाल दें। शाहीन और परवेज से जब पूछताछ हुई तो वुल्फ आर की बात भी सामने आई है। उसने बताया वुल्फ आर में सक्रिय होते थे, यानी आपस में संपर्क के लिए रात के एक खास समय का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मुख्य आरोपी शाहीन, उसका भाई परवेज और अन्य साथियों की गतिविधियां देर रात यानी कि वुल्फ आर में सबसे ज्यादा सक्रिय रहती थी। रात 11 बजे से 2 बजे के बीच ये आरोपी आपसी संपर्क, बातचीत और आतंकी योजनाओं पर काम करते थे। जांच में मिले चैट बॉक्स, संदेशों और बातचीत के पूरे ब्यौरे से ये साफ हो गया है कि रात का अंधेरा इनके लिए सुरक्षित कवच था। जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी शाहीन हाउल कोड के जरिए बातचीत शुरू करती थी। परवेज पिछले 1 साल से इंटीग्रल में नाइट ड्यूटी कर रहा था, जो उसकी रात की सक्रियता से मेल खाता है। आरोपी वुल्फ पैक नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे, जिसमें शाहीन एडमिन थी। परवेज और आरिफ भी इस ग्रुप के सदस्य थे। इस ग्रुप से एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये है कि शाहीन 2 महिला आतंकी टीमों का गठन कर रही थी, जिन्हें औरोरा और लूना नाम दिया गया था। ये दोनों मादा भेड़ियों के नाम हैं जो वुल्फ थीम से जुड़े हैं। शाहीन वुल्फ आर में ही सभी जरूरी संदेश देती थी और ये संदेश कोड वर्ड्स में होते थे। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने हुए बम धमाके में जांच एजेंसियों को एक नई चीज मिली है। जिस i20 कार में बम धमाका किया गया था, उसमें एक जूता मिला है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, TATP जैसे विस्फोटक मिले हैं। उनका कहना था कि सूझ बम का इस्तेमाल इस बम धमाके में किया गया है। ग्रुप में आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो लिखा था, जबकि ग्रिफिथ और कुर्नेलियस जैसे शब्द अन्य नंबरों के नाम की जगह इस्तेमाल किए गए थे। शाहीन को मैडम सर्जन उर्फ ग्रुप की अल्फा कहा जाता था। शाहीन वुल्फ पैटर्न पर घात लगाकर हमला करने की रणनीति सिखाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जो सबको सकते में डाल रही हैं। अभी इसी रिपोर्ट में आपने एक वर्ड सुना होगा, शू बॉम्ब, शू बॉम्बर। उमर शू बॉम्बर था। डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। जूते में बॉम्ब लगाया उमर ने। जूते में खतरनाक विस्फोटक था, क्योंकि मौके से एक जूता भी बरामद हुआ है। एसीटोन और हाइड्रोजन बॉम्ब। छोटे झटके या गर्मी से ही ये फट सकते हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस, ओडरलेस, बेहद खतरनाक, जबरदस्त इंटेंसिटी का ये बॉम्ब माना जाता है। बनाने वाले भी इसमें खुद को फिदाइन अटैक जिसको हम कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली एड इसमें देखें तो काफी सस्ता रहता है। इसका पता लगाना काफी चैलेंजिंग होता है, काफी मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं शूज में फिट हो जाना। अब कुछ और चीजें, जैसे जैश की मैडम सर्जन शाहीन, वुल्फ अटैक की ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। मैं आपको आगे बताऊंगा वुल्फ अटैक है क्या। व्हाट्सएप ग्रुप से चलती थी आतंकियों की क्लास। ये जो आतंकी क्लास चल रही थी, वुल्फ पैक नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था। कश्मीर से गिरफ्तार आरिफ भी इसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो लिखा हुआ था। आतंकी डॉक्टर शाहीन व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी, यानी कौन ऐड होगा, किसको कब हटाना है, सब शाहीन करती थी। रात के समय में एक खास वक्त जिसमें ये लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहते थे, कम्युनिकेट करते थे।
हाउल कोड के जरिए ये लोग बात करते थे। आतंकियों की 2 टीम बना रही थी। इसके अलावा औरोरा और लूना नाम से भी 2 टीम बना रही थी शाहीन। आगे इनके जो प्लान्स थे वो और ज्यादा विस्फोटक थे, और ज्यादा जबरदस्त थे, लेकिन वक्त रहते ये सभी अब एजेंसीज की गिरफ्त में है। दिल्ली में कार ब्लास्ट की साजिश रचने के आरोप में आमिर राशिद अली को एनआईए ने धर दबोचा। उसे 10 दिनों की कस्टडी में भेजा जा चुका है। वो आतंकी उमर नबी का साथी है और दोनों ने मिलकर ब्लास्ट का प्लान बनाया। एनआईए को पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। आमिर राशिद पर एनआईए का कसा फंदा। 10 दिन की एनआईए हिरासत में आमिर। एनआईए की पूछताछ में खुलेंगे कई राज। दिल्ली बम धमाकों का हर कोड होगा डी कोड। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार के मालिक आमिर राशिद को कोर्ट ने 10 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। अब अगले 10 दिनों तक जांच एजेंसी आमिर से पूछताछ कर उससे हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। बता दें कि जांच में एनआईए को पता चला था कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई i-20 कार आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। बात अगर आमिर की करें तो आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। उसने आतंकी डॉक्टर उमर नबी के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने आमिर को गिरफ्तार किया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद एनआईए ने कहा कि हमें 10 दिन की इसकी रिमांड चाहिए ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके और इससे पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार करना है, जिसके बाद कोर्ट ने 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेज दिया। जांच एजेंसी ने आमिर राशिद को गिरफ्तार कर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जहां से अदालत ने उसे 10 दिन की रिमांड पर जांच एजेंसी को सौंप दिया है। दिल्ली बम धमाके को डॉक्टर उमर नबी ने ही अंजाम दिया है। उसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ले जाकर उसमें जोरदार धमाका किया था। ये धमाका इतना भीषण था कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके के बाद फोरेंसिक जांच से पता चला था डॉक्टर उमर उन नबी ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। उमर फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर था। वो मूल रूप से पुलवामा जिले का रहने वाला था। जांच एजेंसी ने उमर की एक गाड़ी भी जब्त की थी। अब उसका सहयोगी आमिर राशिद पर शिकंजा कसा जा चुका है और 10 दिनों की कस्टडी में धमाके की साजिशों से पर्दा उठने वाला है। अब देखना होगा एनआईए पूछताछ के दौरान आमिर कौन से राज उगलता है, जिस आधार पर इस मामले की तह तक एनआईए पहुंचती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विवेक मठपाल के साथ गोपाल कृष्ण। देश की निगाहें हैं, दुनिया की निगाहें हैं एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर। सरकार पे इंतजार कर रही है एनआईए की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। अब धमाकों के कुछ किरदार जो अब तक सामने आए जल्दी से आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर मोहम्मद उमर, पुलवामा का रहने वाला, अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। धमाके वाली कार को यही शख्स चला रहा था, उमर। और दूसरा नंबर 2 किरदार कौन? डॉक्टर मुजम्मिल। 2900 किलो विस्फोटक इससे जब्त हुए हैं। आपको याद होगा फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई थी, ये एक बड़ा इनपुट था। इसके अलावा डॉक्टर आदिल अहमद, कश्मीर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। लॉकर चेक किया तो मिला AK-47। डॉक्टर सज्जाद अहमद, पुलवामा का रहने वाला, डॉक्टर उमर का दोस्त, इसको बताया गया। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन शहीद, जो कि लखनऊ की रहने वाली है, मुजम्मिल की बेहद करीबी है। यह भी बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट से लेकर तमाम बड़े काम वही शाहीन कर रही थी। डॉक्टर तजामुल मलिक, कुलगाम का रहने वाला। मौलवी इरफान अहमद, श्रीनगर का रहने वाला। आप देखिए श्रीनगर और साउथ कश्मीर के कई इलाकों में एक के बाद एक एजेंसीज लोगों को कस्टडी में रह रही है। मौलवी इरफान अहमद जैश से काफी प्रभावित था, इसका भी काम था ब्रेन वॉश करने का। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, मैं आपको एक एक चीज, एक एक डिटेल्स वापस से बता रहा हूं। तो अभी कई किरदार हैं। इसके अलावा चाहे कश्मीर हो या फिर राजधानी दिल्ली हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं और वो भी जानती हैं कि इसमें कितनी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरतना होगा, क्योंकि ये मामला कितना ज्यादा सीरियस है, क्रिटिकल है और गंभीर है। देखिए, दिल्ली धमाकों में जहां रोज नए नए एक्सपोजे हो रहे हैं, तो वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत देश भर में आतंकियों के ठिकानों पर जबरदस्त एक्शन भी जारी है। इस बीच इस केस में एनआईए ने आतंकी उमर के साथी आमिर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले का रहने वाला यह आतंकी, इसी के नाम i-20 कार रजिस्टर्ड थी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी डॉक्टर उमर से जुड़े 200 लोग जांच एजेंसियों की रडार पर हैं।
डॉक्टर्स की टेरर कंपनी की साजिश के हर तार को खंगाला जा रहा है। एजेंसियों की जांच का पूरा फोकस अल-फलाह यूनिवर्सिटी और मेवात इलाके के इर्द गिर्द घूम रहा है। नूह में जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम हिदायत कॉलोनी में डेरा डाले हुए है। इसी कॉलोनी के एक मकान में आतंकी उमर दिल्ली बम ब्लास्ट से ठीक पहले किराए पर रह रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर को आतंकी उमर ने इसी किराए के मकान से अपनी i20 कार में विस्फोटक लेकर वो वहां से निकला। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू हुए व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल में अब हवाला नेटवर्क का मामला सामने आ रहा है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी 3 डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन से जुड़े 20 लाख रुपए के मनी ट्रेल का खुलासा किया है। ये रकम जैश ए मोहम्मद के हैंडलर द्वारा हवाला नेटवर्क के जरिए भेजी गई होने का शक है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रकम में से करीब 3 लाख रुपए का 26 क्विंटल NPK उर्वरक खरीदने पर खर्च किए गए, जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड केमिकल मिश्रण है, जिससे विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक भी बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया, पैसे को लेकर आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के बीच कथित तौर पर मनमुटाव हो गया था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल से एक अहम सुराग मिला है, जिससे जांचकर्ताओं को साजिश के पीछे फाइनेंशियल लिंक को समझने में मदद मिली। इस बीच दिल्ली पुलिस ने धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद होने की पुष्टि की है। इनमें से 2 जिंदा और एक खाली कारतूस था। 9 mm कैलिबर पिस्टल का इस्तेमाल सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता है और आम नागरिकों द्वारा इसके इस्तेमाल पर रोक है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कारतूस बरामद होने के बावजूद घटना स्थल पर कोई पिस्टल या उसका कोई पुर्जा नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि ये कारतूस आमतौर पर सिर्फ सशस्त्र बलों या विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के पास ही होते हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे, क्या संदिग्ध के पास ये थे। दिल्ली पुलिस ने विस्फोट की जांच में आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत एक नई FIR दर्ज की है। वहीं ब्लास्ट केस के आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जुड़े कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि डॉक्टरों वाला ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले साल ही एक सुसाइड बॉम्बर की तलाश में था। इसका जिम्मा डॉक्टर उमर पर ही था। वहीं मॉड्यूल के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहा था। उमर का मानना था कि मॉड्यूल में एक सुसाइड बॉम्बर का होना जरूरी है। आपको अब बताते हैं धमाके के किरदारों के बारे में। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर देश भर में जांच एजेंसियां टेरर मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हैं। आतंकवाद के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदूवादी संगठन ने प्रदर्शन किया और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसका मुखौटा उतर चुका है, वो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ना होकर के आतंकवादियों को पैदा करने का एक बहुत बड़ा अड्डा है। अभी तक लगभग 400 डॉक्टर यहां से निकल करके जा चुके हैं, जो पूरे देश में जहां कहीं भी हैं वो आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं, आतंकवादियों का पालन पोषण कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर यह भी जानकारियां मिली हैं, जो हिंदू बच्चियां यहां पढ़ने आती थी, उनको रोजा रखने के लिए, उनको हिजाब पहनने के लिए विशेष नंबर दिए जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने आतंकवाद की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने लंबे समय से चली आ रही उन धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आतंकवाद गरीबी और अशिक्षा से उपजता है। इस हमले के पीछे जिन चेहरों का खुलासा हुआ, वो पढ़े लिखे, डिग्रीधारी और समाज में भरोसेमंद माने जाने वाले लोग हैं। इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ने दिखा दिया कि शिक्षा अब कई बार कट्टरपंथ को और अधिक खतरनाक हथियार बना देती है। ये नया रेडिकलाइज्ड वर्ग हमारे आपके बीच ही पनप रहा है, वो भी ऐसे चेहरों का मुखौटा लगाकर जिन पर आमतौर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। पढ़े लिखे नौजवान, टैक्स सेवी युवा और यहाँ तक कि जान बचाने वाले डॉक्टर भी आतंकी मानसिकता लिए नजर आ रहे हैं। आतंकी संगठनों ने अब रणनीति बदल दी है। वे कसाब जैसे फुट सोल्डर भेजने की बजाय डॉक्टर उमर जैसे पढ़े लिखे सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे हैं। ये रेडिकलाइजेशन के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। यहाँ आतंकवादी सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि मेडिकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल और सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि व्हाइट कॉलर टेरर सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इतने दशक बीत गए, कोई भी अमेरिकन 9/11 नहीं भूला, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय 10/11 भूल जाएगा?
नहीं भूलेगा। वापस से मैं आपके सामने वो टाइमलाइन रखता हूं। 4 अक्टूबर की वो तारीख, साजिश की टाइमलाइन। सहारनपुर की एक शादी में एक ग्रुप मिलता है। ध्यान से सुनिए पूरी टाइमलाइन क्या है। सहारनपुर की एक शादी में एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप ने विस्फोटक, हथियार और फंडिंग का एक बड़ा नेटवर्क जुटाने के अपने प्रयासों को सफल कर लिया। कश्मीर में जैश समर्थन के कई पोस्टर्स नजर आए थे, वो याद होगा, वो विजुअल्स भी आपको याद होगा। 19 अक्टूबर की वो बात है। 27 अक्टूबर को नौगाम में एक बार फिर से युवाओं के बीच, भीड़ के बीच जैश के पोस्टर नजर आए। 31 अक्टूबर तक आते आते डॉक्टर आदिल जैश पोस्टर वाले इलाके में नजर आया। उसके बाद 6 नवंबर सहारनपुर से डॉक्टर की गिरफ्तारी। सहारनपुर में जहां आप देखिए, सहारनपुर से पूरी टाइमलाइन शुरू हुई थी 4 अक्टूबर, और सहारनपुर से चलते 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 10-11 तक आते आते, हालांकि एजेंसीज ने कई चीजों को ब्लॉक डाउन किया, बिल्कुल फुल स्टॉप कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो दिल्ली को, देश को 10-11 वाला हमला मिल गया। दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दोषियों को पाताल में भी अगर वो छुप जाएंगे ना, तो वहां से भी उनका गिरेबान पकड़कर भारत सरकार लाएगी, हमारी फोर्सेस लाएगी। यह आश्वस्त किया है गृह मंत्री जी ने। आतंकवादियों को, आतंकियों को, आतंक को जड़ से खत्म करना हमारी प्रतिबद्धता है। एक आतंकी को एलिमिनेट कर दिया, 2 आतंकियों को एलिमिनेट कर दिया, 150 आतंकियों को एलिमिनेट कर दिया। ये चीजें होती आई हैं, होती भी रही। दिस इज नॉट द टारगेट। टारगेट ये है कि आतंक की वो सोच जहां से शुरू होती है, उसको वहीं पर रोक देना, उस फन को वहीं कुचल देना। गृह मंत्री अमित शाह, आपको याद होगा, जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, वो तुरंत मौके पर भी पहुंचे थे, और तब से ही उन्होंने ये इंडिकेशन बिल्कुल साफ दिए हैं कि मोदी सरकार, भारत सरकार प्रतिबद्ध है अपने नागरिकों के लिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके सोर्सेस क्या कुछ बता रहे हैं? क्योंकि पूरे केस की देखरेख, इन्वेस्टिगेशन एनआईए आगे बढ़ा रही है, और कश्मीर से लेकर बाकी तमाम इलाकों तक में एजेंसीज की जो धरपकड़ है, जो एक्शन है, वो लगातार जारी है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर हर कोई देख रहा है कि कड़े से कड़ा रुख अपनाया जाएगा। ये रुख कितना कड़ा हो सकता है? देखिए रोहित, आज फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जो है वो बैठक चल रही थी, और उधर गृह मंत्री अमित शाह उधर थे, और उन्होंने सबसे पहले तो 2 मिनट का मौन रखा, जो इस बम ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई थी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसके बाद जो स्टेटमेंट या जो बयान अमित शाह ने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इस बम धमाके को जिसने भी अंजाम दिया, हम उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इसके अलावा उन्होंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से, और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी ये बात बोलते आए हैं कि आतंकवाद को लेकर के 0 टॉलरेंस की नीति है हमारी सरकार की, और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है। और अब तक जो है, अगर जो भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि जो भी दिल्ली बम के दोषियों को है, सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था पुलवामा, क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है नागरिकों के लिए, और क्योंकि हम एक जिम्मेदार मुल्क है, इसलिए निगाहें होंगी कि एनआईए की जांच पड़ताल में, एजेंसीज की जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है, उसी के आधार पर एक्शन तय किया जाएगा। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।